नमस्कार, मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। पौधे हैं तो जीवन है, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितनी की सांस, हवा, पानी और जीने के लिए भोजन। जिस तरह से जल के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह पेड़ पौधों के बिना जल की और जल के बिना पौधों की और पौधों के बिना इंसान के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों जरूरी हैं पेड़ पौधे हमारे लिए, इसी विषय पर हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए करते हैं स्वागत हमारे मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रही हैं रीता पांडे, जो कि प्रकृति प्रेमी है और विशेषज्ञ हैं बहुत सारे पौधों की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उद्यान विशेषज्ञ यादराम पटेल जी, जो कि कार्यक्रम अधिकारी रहे हैं, कृषि चर्चा भी आयोजित करते रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं एक युवा साथी भोपाल से डॉक्टर साक्षी भारद्वाज, जिन्होंने मिनी जंगल अपने घर में बना रखा है। तीनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल यादराम पटेल जी आपसे जानना चाहेंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। आकांक्षा जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि पेड़ पौधे यदि हैं तो मनुष्य का जीवन है, और मनुष्य का जीवन हम इसी बात से जान सकते हैं कि इसी धरती में जितने भी अभी तक जो खोज हुई है उसके अनुसार से हम पाते हैं कि चूंकि अन्य ग्रहों में, नक्षत्रों में जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे नहीं है इसलिए, जिस प्रकार से आपने कहा, क्योंकि पानी भी नहीं है वहां। हमारे लिए ये जो पेड़ पौधा है ये बहुत ही महत्व के है और यही जीवन का तत्व है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि पेड़ पौधों में देवत्व पाया जाता है। कोई कहेगा क्या बात है कि पेड़ पौधे में देवत्व पाया जाता है? मैं कहता हूं हाँ, क्योंकि देव किसको बोलते हैं? जो देता है। देने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन को देता है। कैसे देता है? जो संसार में हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है वो पेड़ पौधे हमसे कहते हैं उसको हमको दे दो, और हमारे लिए जो अनुपयोगी, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, हम श्वसन से जब निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। यदि इसी प्रकार से उसका जमाव हो जाए तो पूरी धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य क्या क्या सारे जीव जंतु का जीना असंभव हो जाएगा। लेकिन पेड़ पौधे कहते हैं तुम्हारे लिए अनुपयोगी है ना, हाँ उसको मुझे दे दो, मैं उसका उपयोग करूं। उसके बदले में हमको प्राणवायु, ऑक्सीजन वो उपलब्ध कराता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं, यदि हमारे लिए घर में बहुत अच्छे साग सब्जी लेके आते हैं, उसमें से हमने सब्जियां बनाई, लेकिन जो छीलन है, जो खराब तत्व है, वो कहता है कि इसको फेंकना नहीं, इसको गड्ढे में डाल देना। गड्ढे में डाल दो और जब सड़ जाए वो मेरे लिए भोजन का काम आएगा। तो हम देखेंगे जो तत्व मनुष्य के लिए अनुपयोगी है वो तत्व पौधों के लिए उपयोगी है, और पौधे क्या करते हैं, उसी को शुद्ध रूप में, अच्छे रूप में हमें उपलब्ध कराते हैं। घर का जो पानी है, कूड़ा करकट है, सब के सब जो हमारे लिए बेकार है, लेकिन उसी चीज के द्वारा वो अपना पालन पोषण करते हैं और हमें उसके बदले में जो उपलब्ध कराते हैं, अच्छे मीठे फल मिलते हैं, हमें इसके अशीतल छाया देते हैं वो लोग। और वही पानी जो हमने बेकार पानी दिया, जिसके लिए हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं थी, उसी पानी को वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वो फिर से बादल बनाते हैं, और वही बादल फिर से अच्छी बारिश के द्वारा हमें खुशहाल करती है। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि ये जो पेड़ पौधे हैं, ये इसी के कारण ही आज हम सब जीवित हैं, और यदि पेड़ पौधे ना होंगे तो हमारा जीना असंभव हो जाएगा। जी, आपकी तरफ फिर से रुक करेंगे। रीता पांडे जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रकृति प्रेमी है और जिनकी बगिया हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। रीता जी, आपके मन में कैसे ये भाव जागा कि आपको घर पे पूरे पौधे लगाने हैं? कैसे ये ख्याल आया? धन्यवाद आकांक्षा जी, मुझे ये मौका देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो बगिया लगाना चाहिए, ये सवाल कैसे मन में आया जी, तो आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि मैं बचपन से ही मेरी दादी के साथ रही हूँ। वो बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी थी, उन्हें घर में बगीचा लगाना बहुत पसंद था। एक तो वो बचपन का जो फेस था, उसकी जो हमारे दिमाग पे अमिट छाप पड़ती है, वो कोई बदल नहीं सकता। तो मैं इसीलिए घर में सोचती हूँ कि अपने घर का हर एक कोना हरा भरा रहना चाहिए, जिससे हम कभी भी कोई भी कोने की अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमें थोड़ा पॉजिटिव अपने को लगे। और घर में एक लगाने से परिवार में बहुत खुशियां भी आती हैं, अच्छा लगता है। और जब हम एक बात याद रखें, जब हम अपनी बगिया को बढ़ाते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हम अपने खुद को बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि अगर हमारी बगिया बढ़ती है तो हमारा खुद का भी बहुत विकास होता है। और अगर घर में हम बगीचा रखते हैं तो आपको ये मतलब हमको ऐसा लगता है कि बगीचा एक महान शिक्षक है। हमें हर क्षेत्र में एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है, तो बगीचा हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़े शिक्षक का रोल अदा करता है। उससे हम क्या क्या सीखते हैं? बगीचे से हम धैर्य सीखते हैं, सावधानी सीखते हैं और निगरानी सीखते हैं। धैर्य कैसे सीखते हैं? जब हम कोई चीज को जमीन में बीज को डालते हैं, वो जब निकलता है, पहले छोटा सा उसका पौधा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसमें फ्लावरिंग आती है, फिर फल लगते हैं। ये सब धैर्य चाहिए। उससे हम ये सीखते हैं कि जीवन में हम कैसे धैर्य करेंगे। और निगरानी, जब हम अपने पेड़ों पौधों की निगरानी करते हैं, उसकी कैसी डेवलपमेंट हो रही है, कैसा बढ़ रहा है, ये चीज भी हम में आती है। और हमको सावधानी ये बरतना पड़ता है कि जो हमने अपना छोटा सा पेड़ लगाया है ये बराबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जी, और एक बात और मैं चाहूंगी कि घर में पेड़ पौधे लगाना और इसलिए अच्छा है, हमारे घर जो बच्चे रहते हैं, बच्चों को प्रकृति प्रेमी बनाता है। अब वो घर में जब बचपन से उन लोग देखेंगे कि हमारे घर में छोटे छोटे पौधे मम्मी लगा रही है या चाची लगा रही है, जो भी लगा रहा है, तो उनके मन में भी थोड़ा प्रकृति के प्रति प्रेम डेवलप होगा। जी, और आज की पीढ़ी को तो बहुत जरूरी है, आज की पीढ़ी को बहुत जरूरत है। अभी लोग ये बोल देते हैं कि अरे फ्लैट है, फ्लैट में हम कैसा लगाएं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जमीन ही चाहिए, आप छोटे छोटे से पॉट, आजकल तो पॉट बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं, आप लाके थोड़ी सी उसमें मिट्टी, थोड़ा सा खाद, जो भी डालना है आपको, नारियल का कोको जो आता है वो डालो, और डाल के थोड़े थोड़े घर में आप लगा सकते हैं। उससे बच्चों में ये डेवलपमेंट होगी कि बच्चा प्रकृति प्रेमी बनेगा और उसको भी महसूस होएगा कि देखो ये छोटी सी चीज को बड़ा करने में कितना टाइम लग रहा है। ऐसा ही मम्मी पापा को, हमको भी बड़ा करने में टाइम लगता है। ये चीज भी दिमाग में आएगी उनके कि कैसे बच्चों को बड़ा करें। छोटे छोटे पौधे हम देखते हैं, और जो अलग अलग टाइप के भगवान ने कितने सुंदर सुंदर पौधे बनाए हैं। जब मैं सब देखती हूँ पौधों को तो मुझे ऐसा लगता है इसका कलर लाल है, ये पत्ती का कलर हरा है, ये वाइट है। तो मुझे ऐसा लगता है भगवान के पास कितने कलर्स हैं, कितनी चीजें हैं। कोई फल खट्टा है, कोई फल मीठा है, कोई फल कड़ू है। तो ऐसे ही अपने जीवन में भी रंग हैं अलग अलग टाइप के। तो प्रकृति से, पौधों से हम सब ये चीज सीखते हैं कि हमें आपस में भी कैसा खट्टा मीठा सब बर्ताव करना चाहिए। ये अगर हम अच्छे से सीखेंगे तो हमें पूरी उसकी समझ में आएगी। जी, क्योंकि आपने बचपन से उसे सीखा है, उसे महसूस किया है, तो वो बीज आपके अंदर इतने अच्छे से अंकुरित हुआ है ना कि आप उसे बहुत सहज तरीके से समझ पाती हैं। हम रुक करते हैं एक प्यारी सी युवा साथी की तरफ जिन्होंने अपने घर पर ही जंगल बना रखा है। भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर साक्षी। डॉक्टर साक्षी, आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल के युवाओं का शौक तो बहुत अलग तरह का होता है, फिर ऐसे में आपने जंगल बनाने का निर्णय कैसे ले लिया? जी नमस्ते आकांक्षा जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरी बात मुझे रखने तक का मौका दिया और युवाओं के बीच मेरी आवाज पहुंचे पर्यावरण के। तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि 2019 में मैंने अपना ये जंगल बनाना स्टार्ट किया था और धीमे धीमे मेरा कंसेप्ट ये था कि एक ऑक्सीजन स्टेशन बनाना है जिससे कि जब मैं 50 साल की हूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन की कमी ना हो। और मकसद ये है कि जैसे कि हमारे वक्ता जो बैठे हुए हमारे बीच में उन्होंने ये चीज कही कि पेड़ पौधे वो चीजें अपने से ले लेते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। तो हमारे पास जो जंगल है उस जंगल को मैं ऑक्सीजन स्टेशन कहती हूँ क्योंकि उसमें 450 ऐसी प्रजातियों का एकत्रीकरण है जिसकी ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी काफी हाई है। और जो घर में या आसपास में जितने भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं उनका टॉक्सिक को एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी भी बहुत हाई है। तो मेरा जो जंगल है वो ना सिर्फ एक हरा भरा जंगल है, आपको फूल उतने कम मिलेंगे, पत्तियां अतरंगी पत्तियां ज्यादा मिलेंगी। मेरे पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट से बहुत सारे प्लांट्स मैंने लिए हैं। थाईलैंड है, फ्लोरिडा है, इंडोनेशिया है, इवन हमारी कंट्री जो हमारी इंडिया है, इंडिया के कुछ बॉर्डर्स से मैंने कुछ प्लांट्स बुलवाए हैं और मैंने यहाँ के भोपाल मध्य प्रदेश के क्लाइमेटिक कंडीशन से उनको एक्लिमेटाइज कराया है और मात्र 800 स्क्वायर फीट में इस जंगलवास को तैयार किया है। जी अभी शौक है युवाओं का, तो उसका उदाहरण हम पेश कर चुके हैं लोगों के बीच में और आज की डेट पे हमारे पास 15 ऐसे युवा हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर पहल
से जुड़ करके अपने घर में इंडिविजुअल लेवल पे खुद का जंगलवास क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारा मेन एस्पेक्ट है। हम कैंपेन नहीं करते, हम लोगों को पेड़ गिफ्ट नहीं करते, हम लोगों के संग पेड़ लगाते नहीं है, बट हम उनको इस तरीके से मोटिवेट और डेडिकेटेड और इतना ज्यादा ट्रेंडिंग बना देते हैं अपने प्लांटेशन की प्रक्रिया को, कि उसको ऐसा लगता है कि क्यों ना मेरे पास भी इस तरीके का जंगल हो। जब कोई 800 स्क्वायर फीट में एक जंगल खड़ा कर सकता है, तो 1000 फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, या किसी की छत है, बालकनी है, फ्रंट यार्ड है, बैकयार्ड है, वो कहीं पे भी क्रिएट कर सकता है। तो हमने जिस चीज को कहा जाता है कि जगह नहीं है, हम पेड़ कैसे लगाएं, उस पर्टिकुलर फाउंडेशन को हमने खत्म किया है। और ये बहुत जरूरी है युवाओं के लिए जो अभी 30 साल की उम्र के पैमाने के अंदर है, कि वाले 15 सालों में, या मैं कहूँगी 15 साल तो मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिए, 5 साल में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और अगर वन है तो कल है, ये हम सब समझते हैं, हमने सबने सुना है, लेकिन इसको महसूस करो आप कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, हम स्मार्ट सिटीज की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, हमें सब कुछ अर्बन चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब नेचर आपका साथ देगी। जिस दिन प्रकृति ने ये ठान लिया कि अब मुझे सृष्टि का वापस मतलब रिस्टोरेशन करना है, तो हम सबने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखे हैं। केदारनाथ का एग्जाम्पल देखा है, कोविड की ड्यूरेशन में आपने एग्जाम्पल्स देखा है कि किस तरीके से लोग नेचर से कनेक्ट हुए। और जब नेचर रिस्टोरेशन की बात करता है तो वो फिर वो किसी की नहीं सुनता। तो इसलिए जरूरी है कि आप नेचर से कनेक्ट करें और नेचर के साथ हाथ में हाथ मिला करके चलें। जी साक्षी, आपकी तरफ रुक करेंगे और जानेंगे कि ये जंगल बनाने में कितनी लागत आई, कैसे किन लोगों का सपोर्ट आपने लिया, ये भी हम आपसे जानेंगे। यादराम पटेल जी हमारे साथ हैं। इस मौसम में फसलों को, अपने घर के पौधों को हम कैसे बचा कर रखें, क्योंकि हम बहुत सहेज कर रखते हैं पौधों को, लेकिन जैसे ही झुलसती हुई धूप आती है इंसान भी झुलस जाता है। तो पौधों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये जान लेते हैं पटेल जी आपसे। जी मैडम, वास्तव में जिस प्रकार से हम किसी से प्रेम करते हैं, उसका मतलब हम उसकी सुरक्षा के लिए हम पूरा समय भी देते हैं और जो आवश्यक है वो सब चीजों को लगाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि कोई भी व्यक्ति जब पेड़ पौधे को लगाता है उसके प्रति उसका प्रेम हो ही जाता है, तभी उसको ठीक ढंग से वो केयर कर सकता है। तो सबसे पहली बात है, चूंकि हम लोग गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी में हमें पानी देना आवश्यक है। और पानी देने का सबसे सही समय तो यह है कि सूर्योदय के पहले यदि आप उन पौधों में पानी डाल दें तो वो सबसे ज्यादा सही समय है देने का, क्योंकि उस परिस्थिति में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन भाप बन के भी नहीं उड़ेगा और उस समय जमीन ठंडी होने के कारण उसका उपयोग बहुत अच्छे से होगा। यदि आप किसी वजह से यदि आप सुबह नहीं दे पाए तो आप समय शाम का चुन सकते हैं, लेकिन यदि तपती धूप में या फिर 7-8 बजे के बाद में यदि आप उन पौधों में पानी देंगे वो ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा हम ये ध्यान रखना है कि जरूरत से ज्यादा पानी देना, जिस प्रकार से कम पानी से जितना नुकसान हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से अधिक पानी देने पर भी नुकसान होता है पौधों को। क्योंकि अधिक पानी के कारण क्या होगा, कई बार तो अधिक आर्द्रता होने के कारण उसमें विल्ट हो या फिर बैक्टीरिया से संबंधित समस्याएं उसमें आ जाती है। अनावश्यक रूप से आप पानी को खर्च करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, जिस प्रकार से आपने कहा कि तपती गर्मी में उनकी पत्तियां झुलस जाती हैं। और ये तो हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे मैं बताता हूं लोगों को, यहाँ केला फिर भी बहुत अच्छे से चलता है, अन्य जगह नहीं चल पाता है ठीक से, क्योंकि अधिक गर्मी के कारण उनकी पत्तियां झुलस जाती है। तो क्या करना चाहिए हमको, ऐसे पौधों को आजकल तो जो हरे रंग की जो नेट आती है, जिसके माध्यम से आप यदि उसको छाया कर दें तो पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसकी बहुत गर्मी को, लगभग आधी गर्मी को वो सोख लेता है। तो इस पर हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात में हो, खरपतवार जो होते हैं उससे सुरक्षित होना हमारे पौधों के लिए आवश्यक है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि खरपतवार, ये मान के चलते हैं कि खरपतवार जो है सिर्फ पानी के साथ में प्रतिस्पर्धा करता है, भोजन के साथ में प्रतिस्पर्धा करता है, बस इतना जानते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि खरपतवार के पौधों में एक प्रकार के ऐसा केमिकल होता है जो हमारे जो पौधे होते हैं, जो हमारे उपयोगी पौधे जिसको हमने बगीचे में लगाए हैं, उसके साथ में एलिलो इफेक्ट डालते हैं। वो इफेक्ट ऐसा है
कि वो जड़ के पास में ऐसे रसायन को दे देते हैं कि वो अपने आप को सुस्त महसूस करते हैं। वो एक प्रकार से लापरवाह हो जाते हैं हमारे पौधे भोजन लेने में जी। या फिर उनकी जड़ के विकास में वो लापरवाह हो जाते हैं, पानी भी उतना नहीं ले पाते हैं और उसका लाभ उन खरपतवार के पौधों को मिलता है। इसलिए हमें कोशिश क्या करना चाहिए जी। कि नियमित रूप से हम अपने बाग बगीचे का देखभाल करें। यदि गमले में लगाए हैं या कहीं पे क्यारी में भी लगाए हैं तो किसी भी प्रकार से खरपतवार वहां पर बढ़ने ना पाए, उसको हम निकालते रहें। इसके अलावा बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसको एक सही आकार देने की भी जरूरत पड़ती है और यदि हो सके तो आपको क्या करना चाहिए कि जहां जिस पौधे को आपको छाया में कुछ दिन रखने की आवश्यकता है, छाया में रखें। यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको लग रहा है कि ये इसमें फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इसको अभी भोजन बनाने की और आवश्यकता है, ये धीरे धीरे पीलेपन आ रहा है, तो आप उसको धूप में निकाल लीजिए। और ऐसा नहीं कि आप कड़ी धूप में निकालें, जिस समय में सुबह के समय आप निकाल सकते हैं, शाम के समय निकाल सकते हैं, उसके बाद में आप उसको अंदर रख सकते हैं। कीड़ा बीमारी से तो सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, चाहे मौसम कोई भी हो। यद्यपि गर्मी के दिनों में कीड़े और बीमारी कम लगते हैं, लेकिन आज तो जानते हैं इतना केमिकल का दौर है, ऐसे ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल किसान कर रहे हैं जो कि उनको वही उपलब्ध है। और उससे होता क्या है, पौधे तो मर जाते, कीड़े तो मर जाते हैं, और लेकिन कुछ कीड़े यदि बच गए तो उनके शरीर में उस जो दवाई है उसके प्रति ऐसे रेजिस्टेंट पैदा हो जाता है कि बाद में अन्य दवाई का असर उस पर नहीं होता या उस दवाई का असर नहीं होता। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है कि हमें किस रीति से उन पौधों को, जिन पौधों को हमने बड़े प्यार से लगाया है, उनको हम सुरक्षित रखें, चाहे वो फूल के लिए हो, चाहे सब्जी के लिए हो, चाहे उसकी सुंदरता की पत्तियों के लिए हो। इस बात को हमको ध्यान रखना आवश्यक है। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मुझे तो ना पूरे एक इमेज नजर आई, वो पौधा ही बड़ा मासूम सा बच्चा नजर आया, जैसे खरपतवार जो है वो उसका दुश्मन है और वो चाहता ही नहीं कि उसकी ग्रोथ हो। तो इस बात को हमें समझना होगा। रीता जी, आपकी तरफ रुक करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपने पौधों से बहुत प्रेम किया है और हमने देखा है अक्सर आप पौधे तोहफे के रूप में देती भी हैं और लोगों को उसका महत्व भी बताती हैं। अब आपसे जानना यह है कि जब हम पौधों को, आजकल के लोग हर चीज में फायदा ढूंढते हैं, तो पौधों से क्या क्या फायदे और हो सकते हैं, किस रूप में हम गृहिणियां इसका प्रयोग कर सकते हैं? पौधों से हम क्या फायदा ले सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो पहली बात, पौधे अगर हम घर में लगाते हैं तो आप अगर ऐसा देखोगे कि हमें तनाव से मुक्ति मिलती है जी। सबसे पहला आप देखोगे तनाव से मुक्ति मिलेगी और पोषण संबंधी भी चीज आप देखोगे। अगर आप घर में, आपका छोटा सा आंगन है, उसमें आप अगर कोई थोड़ी धनिया लगा दिए, थोड़ी भिंडी के बीजे लगा दिए, किचन गार्डन टाइप का जी, तो वो जो आप खाओगे और आप जो बाजार से लेके आओगे उसमें आपको अंतर जरूर महसूस होगा जी, फर्क तो रहता ही है। और पटेल जी की एक बात से मैं और सहमत हूँ कि पानी कैसा देना चाहिए पौधों में। पानी सही में कोई पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, कोई पौधे को कम पानी की। ऐसे ही बच्चे रहते हैं, किसी बच्चे को ज्यादा डांट की जरूरत रहती है, किसी बच्चे को कम डांट की। कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई बच्चा देरी से समझता है। तो पौधों में भी यही रहता है, किसी को ज्यादा पानी चाहिए। फिर खरपतवार जो कहा पटेल जी ने, खरपतवार तो सही में सबसे बड़ी दुश्मन है। और खरपतवार, फिर मैं बच्चों के ऊपर आऊंगी, खरपतवार क्या है? बुरी संगत। अगर बच्चा खरपतवार की संगत में चले जाएगा तो उसको बढ़ने में तो बहुत तकलीफ होगी। वो खरपतवार की पूरी उसी के ऊपर आ जाएगी और पौधा पूरा बढ़ नहीं पाएगा। वही बच्चों में लागू होता। तो मैं गृहिणियों को यही कहना चाहती हूँ कि घर में हम लगाते हैं जब पौधे, तो उनकी भी देखभाल अपने को अपने एक बच्चे के जैसी करना बहुत जरूरी है। और जब घर में हम लगाते हैं, जैसे तुलसी का पेड़ है, तुलसी का है, शमी का है, बेल का है, ये सब चीजें, तुलसी बहुत मेडिसिनल है। अगर हमारे यहाँ बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी कफ होता है, खांसी होती है, उसको हम तुलसी के पत्ते घर से आराम से अपने अच्छे तोड़ के शहद में मिला के खाएंगे तो हमको आराम लगता है। और बच्चों को मैं इसलिए ज्यादा बोलती हूँ, बच्चों को बचपन से आदत इसलिए डालना चाहिए गार्डनिंग की। मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि घर में थोड़ी सी गृहिणियों को आदत होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में क्या क्या स्किल डेवलप हो सकता है। बच्चों में उनकी मोटर कौशल डेवलप हो सकती है,
उनको कैसे हम सामाजिक जीवन जिएं, सामाजिक लोगों से कैसे मिलें जुलें, ये भी उनको देखेंगे कि जैसे एक पौधा है दूसरे पौधे के संगत में आके अगर वो खराब है तो वो खराब हो रहा है, दूसरा अगर अच्छा पौधा है उसकी संगत अच्छी है, वही पटेल साहब की खरपतवार आ गई फिर, तो ये चीज़ों में भी उनके फर्क पड़ता है। तो गृहिणियों को थोड़ा इंटरेस्ट तो जरूर लेना चाहिए। और घर में हम जब अलग अलग टाइप के क्रोटन्स लगाते हैं, उसके अलग अलग विविध कलर रहते हैं, उसको हम छोटे छोटे पॉट्स में जैसे सजाते हैं घर के अलग अलग कोनों में, जैसे आपके पास सीढ़ी है, बालकनी है, उसमें कहीं कहीं से आप लटकाओगे तो ग्रह की आपके शोभा भी बढ़ती है और गृहिणी का कौशल पता चलता है कि इसको सुंदरता से लगाव है। और घर में और लगाने से जैसे अजवाइन का पत्ता है, अजवाइन का पत्ता घर में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अजवाइन के पत्ते में बिना रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत होती है, उसकी आप कोई भी रूप में यूज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक गृहिणी को खाना बनाना, बाकी घर चलाना, उसके साथ साथ थोड़ा सा ये घर की जो गार्डनिंग है उसमें भी थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए। जी, डॉक्टर साक्षी की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर साक्षी, अब आपसे जानना चाहेंगे, ये जंगल बनाने में आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कैसे कन्विंस किया आपने पेरेंट्स को, और सहयोग कितना मिला अपने दोस्तों के से आपको? जी, मुझे अपने पेरेंट्स को कभी भी कन्विंस करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे, क्योंकि मैंने कभी उनसे किसी ऐसी चीज के लिए जिद नहीं करी जिस चीज के लिए उन्हें मुझे मना करना पड़े। जी। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन पेड़ों के लिए मैं स्टॉक करती थी लिटरली, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट से मेरे पास कुछ प्लांट्स है, तो कुछ बड़े महंगे आते हैं क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लग जाती है उनपे, तो वो डेफिनेटली अपनी खुद की सैलरी से परचेज करे थे। और कुछ सालों बाद जाकर के मैंने बताया कि इसकी ये कॉस्टिंग है। जैसे मेरे पास थाई कॉन्स्टेलेशन है मॉन्स्टेरा का, वेरीगेटेड मॉन्स्टेरा है, एंथूरियम की बहुत सारी मेरे पास स्पीशीज हैं जो यहाँ की नेटिव नहीं है, तो कुछ स्पीशीज 8,000 की हैं, कुछ 15,000 की हैं, इस तरीके की वो स्पीशीज हैं। बट अब आज की डेट में मेरे पास उस पर्टिकुलर प्लांट से बनाए हुए उनके बेबी प्लांट्स, लाइक मदर प्लांट से जो मैंने बेबी प्लांट्स बनाए हैं, वो ऑलमोस्ट 10 गुना हो चुके हैं। तो अगर मैं ऐसे कंसिडरेबली अकाउंट करूं कि मेरा जो 800 स्क्वायर फीट का जंगल है उसमें, जिसमें 4,000 पेड़ पौधे लगाए हुए हैं मैंने, 500 स्पीशीज के लगभग हो गए हैं, अब डॉक्यूमेंटेड तो 450 थे। उसकी करीबन कॉस्टिंग 50 to 60,000 रुपीज आई होगी। लेकिन अभी करंट वैल्यू, मतलब मेरा जंगल जो है वो बढ़ता गया, और अभी करंट स्टेटस जो है वो करीबन उसकी कॉस्टिंग होगी 6 to 7 lakhs अप्रोक्सीमेटली। और बहुत लोग मुझसे ये चीज पूछते हैं कि मतलब आपने जंगलवास बनाया है, बहुत कॉस्टिंग आई होगी। तो सबसे पहली बात, जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने कभी भी इस चीज का मूल्यांकन नहीं किया था कि कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि हम में बहुत सारे अननेसेसरी चीजों में अपने पैसे खर्च करते हैं एंड सपोर्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उन चीजों में हमें अपने पैसे, अपनी एनर्जी, अपना माइंड एंड सोल डेडिकेट करना चाहिए जो हमें एक रिटर्न डेफिनेटली दे और बदले में आपसे कुछ मांगे ना। तो प्लांट सिर्फ एक ऐसी चीज होती है जो आपसे पलट करके कुछ नहीं मांगती, बल्कि आपको ज्यादा ऑक्सीजन देती है। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड, हाँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो जब भी विजिट करते हैं, या मेरे कोलीग्स हैं, या रैंडम इवन अमेज़न से अगर डिलीवरी देने आते हैं, तो वो जब इस स्पेस पे खड़ा होता है तो इसको काफी थेरेपेटिक स्पेस लगती है। क्योंकि जब भी आप कभी भी गर्म दिमाग में हो, आपको आपके ऑफिस में झगड़ा हो गया हो, या आपकी मम्मी डांट दिया हो, कुछ भी हो गया हो, तो उस सिचुएशन में अगर आप ग्रीन्स के बीच में जाते हैं तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में ग्रीन थेरेपी कहती हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, हम उनके सेशंस देते हैं, वी हैव कोर्सेज ऑन ग्रीन थेरेपीज एंड ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास ऑलमोस्ट 1,000 के लगभग ऐसे लोग जुड़े होंगे अलग अलग एज ग्रुप के, जिनने ग्रीन थेरेपी के कोर्स को लिया था, जस्ट बिकॉज वो इस चीज को समझ पाए कि जब हम पेड़ पौधों के साथ काम करते हैं तो हम पेशेंस तो सीखते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमें मानसिक संतुष्टि कितनी ज्यादा मिलती है। और आज की जनरेशन और आज के समय में मेंटल पीस होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप फिजिकली तो रिचार्ज होते ही हैं प्लांट्स के संग वर्क करते हुए, लेकिन आप मेंटली भी बहुत ज्यादा रिचार्ज होते हैं।
बहुत And, अच्छी बात बताई साक्षी आपने, और युवाओं को तो आप काफी अच्छा संदेश भी दे रही हैं। बहुत सारे लोगों को आपने जोड़ा और आपने उसका साइंटिफिक बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हमें बताया। अब हम यादराम पटेल जी की तरफ रुख करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट अभी छत्तीसगढ़ में आपको नजर आ रहा है, इस समय कौन सी फसल ली जा सकती है? जी, हमारे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मैंने कहा केले की बात की, कि अन्य स्टेट में जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ लू चलती है, वहाँ पर केले की पत्तियाँ गर्मी में झुलस जाती हैं। जी। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में के जो किसान हैं वो केला की फसल बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। लेकिन अभी का जी। जो समय है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले कोई भी पौधा लगाते थे, आपको याद होगा, अब बहुत छोटी रही होंगी भले ही, जी। लेकिन टमाटर या अन्य जो चीजें हैं, सब्जियां हैं, सिर्फ सीजन में ही हम लोग उसको प्राप्त कर पाते थे। जी। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया कि सीजन कुछ भी हो, आपको सब हर प्रकार की सब्जियां हर जगह मिलती है। जी। इसका कारण क्या है? धीरे धीरे करके कोई भी साग सब्जी अपने आप को उस वातावरण में एडॉप्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग गए थे गुजरात। जी। गुजरात में अभी लगभग 15 साल पहले जी। वहां पर एक छोटू पटेल करके एक बड़ोदरा के पास में एक किसान है, बहुत बड़े किसान हैं। जी। उनके परिवार के अधिकांश लोग फॉरेन में हैं। उसको बुलाए तो उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान को छोड़ के नहीं जाऊंगा, जो सुविधा आपके पास में है वही सुविधा मैं अपने पास में रखूंगा। और उन्होंने अपने ही गांव में उन्होंने डीपीएस स्कूल रखा है। जी। उनका स्कूल जो है उसमें जो जिम्नास्टिक के जो सारे सामग्री हैं, उन्होंने कहा जो एथेंस में हुआ था, जैसे ही ओलंपिक खत्म हुआ, एथेंस के सारे इक्विपमेंट को मैं अपने स्कूल में ले आया। जी। हॉस्पिटल उन्होंने खोल के रखा, फ्री ऑफ कास्ट उन्हें इलाज कराते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि साइंटिस्ट को बुलाए और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर मैं नारियल का पौधा लगाना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, सर यहाँ नारियल के पौधे नहीं पनप पाएंगे, यहाँ मत लगाइए नारियल। लेकिन उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा, समूह में तो सब रह लेते हैं। जी। इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर से बाहर, अपने गांव से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। जी। कारण क्या है कि वो अपने पड़ोसी से बात करेंगे, अपने और दोस्त यार से सब बात करेंगे, उस दुकान से सामान लेंगे, उस सारे वातावरण। जी। लेकिन उन लोगों को यदि ये कहा जाए कि पूरा गांव को ही उठा के यदि किसी दूसरे जगह बसा दिया जाए तो रहोगे? हाँ, वो बोले तैयार हो जाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम वहां रह लेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि यहाँ मैं 2-4 पौधे नारियल का लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप 200 पौधे लगा दीजिए। जी। और 200 पौधे उन्होंने लगा दिए। और ऐसा सहयोग था कि हमारा वर्कशॉप था वहां पर और हम लोग गए थे, तो हम लोगों को जो नारियल, बड़े बड़े नारियल, उसका पानी जो पीने को दिए, तो उन्होंने बताया कि ये वही नारियल है। हम तो दंग रह गए। तो उन्होंने जो कहा, समूह में तो सब रह लेते हैं, इस बात को यदि हम ध्यान रखें तो कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार से अभी डॉक्टर साक्षी को यह अनुभव होगा, जो पौधे भोपाल के लिए अनुकूल पहले न रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने जंगल बनाना आरंभ किया तो वो एक पौधे दूसरे पौधे के पूरे दुख सुख को देखते हुए वो पनप गए होंगे। तो इस संसार में यदि कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि अरे वो कैसे वहां पे पनपेगा, अरे पनपेगा, लगा के तो देखो आप, उसके दुख को देख के, उसकी तकलीफ को देख के वो भी सहने लायक हो जाएगा। चाहे अधिक गर्मी हो, अधिक ठंडी हो, विषम परिस्थितियां भी हो, तो पर भी हो जाता है। तो मैं जिस प्रकार से भी आपसे कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जिन सब्जियों को पहले हम लोग नहीं लगाते थे, बाहर से मंगवाते थे, वो सारे सब्जियां आज, चाहे आप पालक हमेशा लगा सकते हैं, फूल गोभी को हर समय लगा सकते हैं। पहले ये फूल गोभी सिर्फ अपन लोग ठंड की सब्जियां हैं। आप बाजार में देखें, यही के मार्केट, टमाटर जो है आपको लाल लाल टमाटर मिलेगा। पहले हमको लगता था अरे वो तो कर्नाटक से आता होगा, वो महाराष्ट्र से आ रहा। जी नहीं, यहीं के बगीचे से ये सारे टमाटर आ रहे हैं। तो मैं बताता हूं, लगभग हर प्रकार की साग सब्जियां हर मौसम में हो सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा अनुसंधान किया, यदि आपको जैसे गोभी की सब्जी लगानी है तो पहले पूछते हैं कि गोभी कब लगाओगे। यदि वो कहता है कि मुझे अगस्त में लगाना, हाँ नहीं तो इस वाली किस्म को लीजिए आप, इसके बीज। यदि आपको लगाना है कार्तिक के महीने में तो इसको लीजिए। यदि आपको ठंड के चरम सीमा में रहे उस समय लगाना हो तो इसको लगाइए। तो किसान इस बात को ध्यान रखें, किसान के अलावा जो भी व्यक्ति जो गार्डनिंग कर रहे हो, हर मौसम में हर प्रकार के साग सब्जियों को लगा सकते हैं, जो हम लोगों ने कभी किताबों में पढ़ी। मैं आपको बताऊं, मैं जब मैं रीवा में था तो वहां पर हमारे जो वो था
क्लर्क था, उसके घर में मैं गया। जी। और चूंकि जानते हैं कि पटेल जी हमेशा उद्यान के बारे में बात करते जी। हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि पटेल जी, ये जो जाम है, अमरूद, ये उसमें फल आ रहे थे, जी। ये कितने साल का होगा? थोड़ा जल्दी से बताएंगे सर, बहुत कम समय रह गया तो है। बस मैं जी। 1 मिनट में बताता हूँ। जी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यदि बीज से तैयार हुआ होगा तो कम से कम 4 साल 5 साल का होगा। जी। उन्होंने कहा पटेल जी आप तो फेल हो गए। तो जी। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा ये 6 महीने का है। जी। ओ, 6 महीने में बीज से अमरूद का फल तैयार हो सकता है। जी। उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो हुआ है। तो आज जो है कोई भी कार्य ऐसा हम असंभव देख नहीं रहे है। जी। हैं, सब चीजें संभव है। किसान खूब लगाए और खूब आनंद करे। जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमसे अपने अनुभव साझा किए। दोस्तों, यदि हम ये कहें कि पेड़ पौधे हमारे लिए साक्षात ब्रह्मा का रूप है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन पौधों से प्यार कीजिए, ये निश्चित रूप से आपको सिर्फ देना ही जानते हैं। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा